सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ में 2016 और हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है। तो बात यहाँ पर हो रही है चार्ज की, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हम चार्ज वाली ही इस्तेमाल करेंगे। एक सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें आते हैं और वो बराबर होता है Q इज़ इक्वल टू NE, यानी कि जो चार्ज है वो बराबर होता है N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है E की वैल्यू से। E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो फिलहाल हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम N को अलग करेंगे। N को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E को भेजना पड़ेगा डिवाइड में। तो Q ओवर E जो है ये बराबर होता है N के। और फिलहाल हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम में। तो चार्ज की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा 1, ठीक है ना। 1 कूलम डिवाइडेड बाय E एक कांस्टेंट टर्म है जो कि आपको याद होनी चाहिए, अच्छा खासा हम लोग यूज़ करते हैं, और वो है 1.6 10 रेज टू द पावर -19। तो जैसे ही हम डिवाइड कराएंगे 1 डिवाइड बाय 1.6 10 रेज टू द पावर -19 से, तो आप देखेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 10 रेज टू द पावर 18 के, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, यानी कि 6.25 10 रेज टू द पावर 18। और वैसे भी ये कांस्टेंट टर्म है, आप इसको याद भी रख सकते हो कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 10 रेज टू द पावर 18। क्वेश्चन नंबर 2, दिस डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो मोशन में आती है। मतलब ये कि उस मशीन में जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो स्टेट ऑफ मोशन आ जाएगी। तो पहचान लेते हैं जनरेटर। जनरेटर किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो याद रखो जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ ईएमएफ को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर की भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बात यह है कि इलेक्ट्रिक मोटर ही ऐसी डिवाइस है कि जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो रोटेट होना शुरू हो जाती है, जो कॉइल है वो रोटेट होता है। द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन में ही आता है, ये ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। Question number 3. This force is experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. तो ये तो फार्मूला है जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और पेपर में आता भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फोर्स जो कि अप्लाई होती है कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जिसको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दैट इज F बराबर होता है ILB के, ठीक है ना, L क्रॉस B। तो ये जो वो मिसप्रिंट हुआ था 10 ईयर के अंदर, तो यही ऑप्शन था, उसमें दोनों को उन्होंने आई से ही शो कर दिया था। तो सही आंसर होगा F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ठीक है ना। यही एक फार्मूला है जिसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर इस्तेमाल होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल हो रही है और करंट इस्तेमाल हो रही है। और याद भी रख सकते हो कि जो फोर्स का फार्मूला है वो BIL साइन थीटा है, बिल साइन थीटा। ये जो फर्स्ट है हमारा यही करेक्ट है, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। फिर हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एनर्जी, जो इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी कितनी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, जैसे हम ई से शो करते हैं, वो बराबर होती है, प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, जिसको जब हम कांस्टेंट लेकर आते हैं तो बराबर आता है E इज इक्वल टू सिग्मा T टू दी पावर 4। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, उसको स्टडी करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि यही वो फार्मूला है जो कि अप्लाई होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होंगे कि भाई पावर 1 है, 2 है, 3 है, क्या है। तो वो तो याद ही रखना है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर जो पावर है वो है T की पावर 4। नंबर 5, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, तो फोटोन का रेस्ट मास होता ही नहीं है। फोटोन जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ना कि मैटर। तो आपने याद रखना है कि फोटोन का चाहे इन स्टेट ऑफ मोशन है जैसे भी देखो, तो फोटोन का रेस्ट मास बराबर होता है 0 के। क्वेश्चन नंबर 6, बेलमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द। जो बेलमर सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम की, वो कहाँ लाई करती है। तो वैसे तो सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ ताकि आपको सारी की सारी सीरीज़ याद आ जाए। तो बात यह है कि सबसे पहले आती है लेमन सीरीज़, उसके बाद आती है बेलमर सीरीज़, फिर आती है पैशन सीरीज़, पैशन के बाद आती है ब्रैकेट, जिसका तरीक़ेकार मैं बताता हूँ कि भाई आप उसको BR से याद रखिएगा, और उसके बाद आती है पॉलीफंड सीरीज़ यानी कि पी फंड सीरीज़, तो उसको हम शो करते हैं PF से।
तो ये जो है ना 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। 3 हिस्सों के अंदर ऐसे कर लो कि एक सीरीज़ यहाँ तक की और फिर ऐसे, और इस तरफ जो है ना ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है, ये है अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि हमारी जो लेमन सीरीज़ है उसका ताल्लुक होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन से। दरमियान में आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में आती है ओनली बेलमर सीरीज़, और फिर इस तरफ आती है इंफ्रारेड सीरीज़ जो है वो इंफ्रारेड इस तरफ आती है। और याद रखो जितना हम राइट साइड पे जाते रहेंगे उतना फार इंफ्रारेड होता रहेगा। बहरहाल जो पैशन है, ब्रैकेट है, पॉलीफंड है, ये होती ही इंफ्रारेड रीजन में। बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर बेलमर सीरीज़ का क्वेश्चन था, तो बेलमर सीरीज़ लाई करता है, याद रखिएगा, विजिबल रीजन में। नंबर 7, व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई भी एलिमेंट एमिट करता है बीटा पार्टिकल को। ठीक है ना, मास की बात नहीं हो रही है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो ये आप बीटा इमिशन के अंदर पढ़ोगे कि बीटा इमिशन दो किस्म का होता है, बीटा नेगेटिव भी इमिट होता है और बीटा पॉजिटिव भी इमिट होता है। तो बीटा नेगेटिव की अलग प्रॉपर्टी है और बीटा पॉजिटिव की अलग प्रॉपर्टी है। अगर बीटा पॉजिटिव इमिट होता है तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक की कमी आ जाती है, और जब नेगेटिव इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाता है। तो आम तौर पे वैसे तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही बेकार होते हैं कि समटाइम्स दिस, बट ये याद रखिएगा अगर बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर कभी इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज भी होता है। और अगर पूछा जाता है एटॉमिक मास के बारे में तो एटॉमिक मास याद रखिएगा सेम रहता है इन द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। नंबर 8, दिस डिवाइस इज यूज टू मेक द पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स विजिबल, तो एक ही है, चैप्टर नंबर 20 में हमने स्टडी करा था। वो डिवाइस जो कि आयनाइजिंग पार्टिकल्स के पाथ को विजिबल बनाती है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। जब भी आयनाइजिंग रेडिएशन पास होती है विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर तो वो पाथ हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, विजिबल हो जाता है। सो राइट आंसर इज विल्सन क्लाउड चैम्बर। 9, in an isothermal expansion the entropy of the system, अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो याद रखो एंट्रोपी डिसऑर्डर है जो कि हीट देने से इंक्रीज होती है, और फिलहाल हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो याद रखिए एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम भी कांस्टेंट ही रहती है। टेम्परेचर देते तो एंट्रोपी इंक्रीज होती, टेम्परेचर लेने से एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती। बट क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम रहेगा, तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 10, दिस इज हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो अच्छा खासा आयनाइजिंग है, यानी समझ लो इनमें सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पावर है वो आप याद रखिए वो होती है अल्फ़ा की। क्यों होती है मैं याद दिला दूँ, आयनाइजेशन पावर जो है ना वो डिपेंड करती है कि उस पार्टिकल का मास कितना। आयनाइज करने का तरीक़ेकार क्या है, आयनाइज करने का तरीक़ेकार ये है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना या उसके साथ कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकते हैं। अल्फ़ा जो है वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से, और दूसरी बात यह है कि उसका मास ज़्यादा है, तो अगर वो टकराता है किसी एटम से तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाता है, यानी कि आयनाइज कराता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि अल्फ़ा की जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है। Number 11, in treating localized cancerous tumor, a narrow beam of this is used. Narrow beam इस्तेमाल होती है alpha rays from cobalt, beta rays from cobalt, gamma rays from cobalt या laser from cobalt 60। तो याद रखिए इसमें जो रेज इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं गैमा रेज। गैमा रेज जो कोबाल्ट 60 से निकलती हैं उससे हम लोकलाइज्ड कैंसेरियस ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। Number 12, if separation between the plates and the area of the पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर आर डबल्ड। ठीक है, सेपरेशन को भी डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, तो कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बराबर होती है ए एरिया यानी कि, ठीक है, फिर वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है डिवाइडेड बाय जितना प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि हमने सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को भी डबल कर दिया और एरिया ऑफ प्लेट्स को भी डबल कर दिया, यानी कि एरिया को भी ट्वाइस किया है मल्टीप्लाई बाय 2 और डी को भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो दोनों के डबल होने की वजह से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा वो अगेन आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी।
और इसी वजह से आप लिखेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा रिमेन द सेम। अगर एरिया को डबल करते तो कैपेसिटेंस डबल हो जाती, लेकिन जब डिस्टेंस को डबल करा तो कैपेसिटेंस आधी यानी कि मेंटेन रहेगी, रिमेन द सेम। द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है? तो भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट TF, हमें टेम्परेचर चाहिए फ़ारेनहाइट का तो उसको हम TF से शो कर रहे हैं, वो बराबर होता है 9 टाइम्स ऑफ TC। 9 टाइम्स ऑफ TC का मतलब हो गया 9 को मल्टीप्लाई कराते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5, और जब ये सॉल्व कर लेते हैं देन हम कराते हैं प्लस का 32। तो फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल हमें 9 TC ओवर 5 प्लस 32 करना है, यानी कि क्या बनेगा 9 इंटू 50, 9 इंटू 50, क्योंकि TC जो हमें गिवन है टेम्परेचर इन सेल्सियस वो 50 के बराबर है, और फिर इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 5 से। ठीक है, ये आ गया 5, और फिर हम कर देंगे इसमें प्लस का 32। तो अगर सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 5 1 ज़ार 5 और 5 10 ज़ार 50, तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, और 9 10 ज़ार 90, और 90 में हमें ऐड करना पड़ेगा 32 को, और जैसे ही हम 90 में ऐड करेंगे 32 को तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा बहुत ही सिंपल सा, और वो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही सही आंसर है। तो भाई टेम्परेचर चाहे जो भी देते हैं बस उसकी वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे। नंबर 14, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ रजिस्टर इज। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे याद रखना है पावर डिसिपेशन वाला। तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला जो कि रेजिस्टेंस में होता है उसको देखना है। पावर डिसिपेशन बराबर होती है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, लिखा हुआ है ना, तो इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू I²R, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट के स्क्वायर और फिर इंटू रेजिस्टेंस। अब पावर खुद बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम के कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो P की जगह पे आ जाएगा E/T, और बाकी वैल्यू तो एज इट इज़ लिखी हुई है I²R। ठीक है, फिर यही T हम क्या करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई भेज देंगे ताकि हमें E की वैल्यू मिल जाए, तो E बराबर आएगा I²RT। सो फाइंड करना है I²RT, I²RT, I²RT। नंबर 15, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। एक ऐसी डिवाइस जिसमें एम मीटर भी लगा हो, जिसमें वोल्ट मीटर भी लगा हो और जिसमें ओम मीटर भी लगा हो, ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ऐसी डिवाइस कहलाती है AVO मीटर, यानी कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी करा है, एम मीटर का A, वोल्ट मीटर का V और ओम मीटर का O, उसे हम कहते हैं AVO मीटर। और फिर आप पढ़ेंगे तो AVO मीटर का भी एक दूसरा नाम है, AVO मीटर को हम कहते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों बातें लिख देता हूँ, AVO मीटर भी होता है और AVO मीटर का दूसरा नाम है मल्टीमीटर। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा, मल्टीमीटर। नंबर 16, दीज आर डोनर इम्प्योरिटीज़। डोनर इम्प्योरिटीज़ कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं? जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप 5A से, यानी कि पेंटावेलेंट एलिमेंट। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट इनमें से आपको मिलेगा एंटीमनी एंड आर्सेनिक, ये दोनों के दोनों जो हैं इनका ताल्लुक होता है ग्रुप 5A से, यानी कि पेंटावेलेंट है, इसी वजह से ये हैं डोनर इम्प्योरिटीज़। नंबर 17, लेज़र इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द, लेज़र प्रोड्यूस होती है, तो लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसके नाम में ही आ रहा है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देख लो, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे अब ये मिसप्रिंट थी, तो बहरहाल जो भी होगा सही आंसर वो होगा स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन वाला, क्योंकि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं होता, बल्कि होता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो सही आंसर यही होगा। अगर मिसप्रिंट है तो बहरहाल जो भी स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है वही करेक्ट आंसर है।